Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we discuss chapter number 4, topic emergence of cell theory, page 68. सब बुक ओपन करें, पेज 68 ओपन करें। आज हम डिस्कस करेंगे इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेल जो है दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारी बॉडी का बेस बनाती है। जिस तरह एक बिल्डिंग की तामीर होती है तो पहले इनका बेस बनता है, सेम इसी तरह सेल जो है वो हमारी बॉडी का बेस बनाता है। हमारी बॉडी सेल से बनी है। सेल आगे जाके टिश्यूज बनाएंगे, टिश्यूज से आर्गन बनेंगे, आर्गन से आर्गन सिस्टम बनेगा और आर्गन सिस्टम से फिर पूरा ऑर्गेनिजम्स बनता है। मीन्स कि हमारी बॉडी में जो हैंड्स है, हमारे आइज है, एयर है, ये सारे सेल से बने हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सेल जो है वो किस तरह वजूद में आई, इनकी इमर्जेंस कैसी हुई। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी कि सेल थ्योरी हमारे पास कैसे आई, सेल पर किस किस साइंटिस्ट ने काम किया। ओके, तो चलिए स्टार्ट लेते हैं स्लाइड नंबर 1 से। पहले आप लोग समझें कि ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स मौजूद होते हैं। वो सेल्स हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते, इनको हम माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, माइक्रोस्कोप इज अ इंस्ट्रूमेंट इन विच वी सी दोस ऑब्जेक्ट्स विच वी कांट सी विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई। इसमें हम वो ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते, इनको हम माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं। लाइक अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूरॉन एक सेल है। न्यूरॉन जो है ये ब्रेन को मैसेजेस सेंड करती है। आप लोग उठते हैं, बैठते हैं, रनिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, दिस इज ड्यू टू ब्रेन। आप लोग के जहन में क्वेश्चंस होते हैं और फिर ब्रेन इन पे एक्ट करता है, इन मैसेजेस की रिप्लाई करता है विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूरॉन सेल्स। तो तब ही हम रिस्पॉन्स शो करते हैं। इसके अलावा कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं जो स्किन में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स है। आप लोग को तो ब्लड सिंपल एक फ्लूइड नज़र आता है, लेकिन इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। स्मूथ मसल सेल्स हैं, ओके, ये भी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये सारे सेल्स हैं और ये हमारी बॉडी में एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हमारी बॉडी का बेसिक बनाते हैं। इन्हीं सेल से आगे जाके टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से फिर आर्गन और आर्गन से पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है। तो आज हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इमर्जेंस या फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। इमर्जेंस का मतलब है प्रिपरेशन की, सेल थ्योरी की प्रिपरेशन कैसी हुई, इनके लिए फॉर्मुलेशन का वर्ड भी यूज़ होता है। तो इनके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने कॉन्सेप्ट दिए, ठीक है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि विद कंटिन्यूअस डेवलपमेंट इन माइक्रोस्कोपी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म वर स्टडीड इन डिटेल। Here we will see the historical step that resulted in the emergence of a theory called cell theory. माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट जब हो गई, ठीक है। माइक्रोस्कोपी का क्या मतलब है, ये वो फिनोमेना है जिसमें हम माइक्रोस्कोप को स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। आप लोग साथ साथ बुक पे लिखते जाए। तो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को डिटेल से, ऑर्गेनिज्म के सेल्स की स्टडी को डिटेल से करना तब पॉसिबल हुआ जब हमारे साथ माइक्रोस्कोपी का फिनोमेना आ गया। जब हमारे साथ माइक्रोस्कोप आ गया, क्योंकि रेड ब्लड सेल तो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, ये हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट के बाद साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप के अंदर सेल को देखना स्टार्ट किया, इनकी स्टडी स्टार्ट की कि सेल कैसे एराइज हुआ है, सेल
सेल किन चीज़ों से बना है, सेल के अंदर क्या क्या मौजूद है, तो इनकी डिटेल स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोपी के बेस पे स्टडी किया, माइक्रोस्कोप से स्टडी किया और इनके डिफरेंट स्टेप्स है जिनको कहा जाता है सेल थ्योरी, क्योंकि ये सेल के साथ रिलेटेड है, सेल के प्रिपरेशन के साथ, इनके डिटेल स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है, तो इनको सेल थ्योरी कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1665 में एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक, सेल के बारे में ग्रीक लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया। एरिस्टोटल ने कहा था कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सेम हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तब साइंटिस्ट ने सोचना स्टार्ट किया कि प्लांट और एनिमल क्यों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। फिर जब इन पे स्टडी हो गई तो ये दोनों जो है लिविंग है और इनके सेल सेम है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता से सेल पे काम स्टार्ट हुआ। 1665 में रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व सेल विद अ स्मॉल माइक्रोस्कोप। वो पहला आदमी था जिसने सेल को माइक्रोस्कोप से देख लिया, ठीक है, सेल को माइक्रोस्कोप से देख लिया। और उसने ये कौन सी चीज में देखा था, द स्लाइस ऑफ कार्क, ठीक है, कार के एक टुकड़े में इनको देखा था और कार के उस टुकड़े को 30 टाइम्स मैग्नीफाई किया था, ठीक है। मीन्स के प्लांट्स यानी वुड के अंदर भी सेल्स मौजूद है ना, ठीक है। तो उसने जब कार को 30 टाइम्स, एक्स इसका ओरिजिनल साइज है और इनको 30 टाइम्स अपने ओरिजिनल साइज से मैग्नीफाई किया, बड़ा किया, तो उनको सेल दिखाई दिया, ठीक है, कि कार के अंदर भी सेल्स मौजूद होते हैं जिनको कॉर्क सेल्स कहा जाता है। 1665 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक, उसने फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया था। कौन सी चीज में, कार्क में, स्लाइसेस ऑफ कार्क मीन कार के टुकड़ों में, वुड के अंदर। जब उसने कार को 30 टाइम्स अपने ओरिजिनल साइज से मैग्नीफाई किया तो उनको उसमें सेल्स दिखाई दी और उसने इनको नेम दिया कॉर्क सेल। नेक्स्ट हमारे पास ये साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी जो है ये पढ़ लेते हैं कि एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी हैव हेल्प द रिसर्च इन बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस एंड अदर रिलेटेड फील्ड्स, diagnosis of many diseases such as malaria and large number of bacterial infection is now done through the use of microscopy. Electron microscopy is used to screen the tissue for various structures during diagnosis and for the infection agents inside the human body. More than 204 million patients tested by microscopic examination in 2016. माइक्रोस्कोप हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, ओके, और इनके ज़रिए हमारी बॉडी में जो डिजीज़ होती है वो डायग्नोस हो जाती है। इनकी वजह से बहुत ज़्यादा मलेरियल पेशेंट भी ठीक हो गए, ठीक है, क्योंकि जब हम कोई बंदा बीमार होता है, पेशेंट होता है, तो उनसे ब्लड लेके माइक्रोस्कोप से इनकी एग्जामिनेशन करते हैं कि इसमें क्या डिजीज़ है, कौन सा बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया भी हमारे साथ डिफरेंट काइंड्स के हैं। तो माइक्रोस्कोप ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, ठीक है, डिफरेंट डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये यूज़ होता है, ठीक है, टू स्क्रीन द टिश्यू फॉर वेरियस स्ट्रक्चर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से तो हम क्या स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी स्टडी करते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा इन्फेक्शन मौजूद है, इनके खिलाफ हम कौन सी ट्रीटमेंट करेंगे, कौन से मेडिसिन यूज़ करेंगे। तो तकरीबन 204 मिलियन पेशेंट जो है इनको टेस्ट करते हैं माइक्रोस्कोप के ज़रिए 2016 में। मीन्स के बहुत ज़्यादा पेशेंट इनसे ठीक हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग खुद सोचें तो ब्लड टेस्ट करना, आप लोग जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं फिर पहले आप लोग को लेबॉर्ट्री भिजवाते हैं कि आप लोग ब्लड टेस्ट करें कि डिजीज़ का पता चल जाए। तो माइक्रोस्कोप ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। माइक्रोस्कोप के ज़रिए हमें पता चल जाता है कि डिजीज़ कौन सी है, ब्लड के अंदर क्या मौजूद है, आया टेस्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। इसके अलावा हमें ये भी पता चल जाता है कि
किस तरह स्ट्रक्चर है, कौन से बैक्टीरिया ने बॉडी को इफेक्ट किया है, कौन से वायरस ने इफेक्ट किया है। तो बहुत ज़्यादा पेशेंट इनकी वजह से ठीक हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अगर आप लोग देख ले तो सेल थ्योरी को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट हॉक ने काम किया था और रॉबर्ट हॉक ने कॉर्क सेल्स के अंदर सेल्स देखे, ठीक है, और इनको 30 टाइम्स मैग्नीफाई किया। अब रॉबर्ट हॉक के बाद एक डच साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंटन वैन लीeuwenhoek। उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है, और उसने पॉन्ड वाटर लिए, तालाब का पानी लिया और उसी पानी को, उसी वाटर को 300 टाइम्स, मीन के x इनका ओरिजिनल साइज है और 300 रॉबर्ट हॉक ने 30 टाइम्स कॉर्क सेल को मैग्नीफाई किया था और इसने बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाया और 300 टाइम्स पाउंड वाटर को मैग्नीफाई किया। तो जब उसने मैग्नीफाई किया तो उस वाटर में उसने यूनिसेलुलर क्रिएचर्स देखे, मखलूक देखी, मीन्स के जो सिंगल सेल पे कंसिस्ट थे, बहुत ज़्यादा स्मॉल थे। तो इनको एंटन लीeuwenhoek ने एनिमल्क्यूल्स का नाम दिया। एनिमल्क्यूल्स का मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, और ये उस वाटर में इनको स्विमिंग करती हुई नजर आए। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो रॉबर्ट हॉक ने फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया था जब उसने कार के यानी वुड के छोटे छोटे टुकड़े लिए, उनको 30 टाइम्स मैग्नीफाई किया। फिर इसके बाद डच साइंटिस्ट आया और डच साइंटिस्ट ने इनको कितने टाइम्स मैग्नीफाई किया, 300 टाइम्स मैग्नीफाई किया वाटर को। तो उसने वाटर में छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म देखे जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते। वाटर तो हमें सच वाटर ही नज़र आता है, लेकिन उसने इनको मैग्नीफाई किया तो उसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स नज़र आए जिनको एनिमल्क्यूल्स कहा जाता है, ठीक है, यानी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, और ये इनको पानी में स्विमिंग करती हुई नज़र आए। ओके, तो नेक्स्ट हम जाते हैं ईयर 1809। एक फ्रेंच साइंटिस्ट आया, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। In 1809, a French scientist, Jean Baptiste de Lamarck, also observed cell when he examined the parts of animals and plants under microscope. फिर जो है एक साइंटिस्ट आया, ठीक है, एक फ्रेंच साइंटिस्ट आया और सेम उसने भी सेल को ऑब्जर्व किया, एग्जामिन किया, जब वो प्लांट्स और एनिमल्स के पार्ट्स की स्टडी कर रहे थे, इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे थे। और उसने क्या कंक्लूड किया, उसने ये कंक्लूड किया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो सेल से बने होते हैं। उसने फर्स्ट ऑफ ऑल तो रॉबर्ट हॉक ने इसको डिस्कवर किया था, फिर फ्रेंच साइंटिस्ट जीन बैप्टिस्ट ने इस पे काम किया और उसने जब प्लांट और एनिमल्स, जिस तरह एरिस्टोटल ने कहा था कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो साइंटिस्ट सोचने लगे कि ये किस तरह रिलेटेड है, इसमें कौन सी फीचर सेम है। तो जब इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो दोनों के अंदर सेल्स मौजूद हैं। फिर नेक्स्ट ईयर 1838 में एक ब्रिटिश बोटनिस्ट यानी रॉबर्ट ब्राउन आया और उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। न्यूक्लियस जो है ये सेल के अंदर मौजूद एक ऑर्गेनेली है, और जिस तरह हमारी सारी बॉडी के अंदर ब्रेन है जो हमारी सारी बॉडी का फंक्शन कंट्रोल करती है, इस तरह सेल के अंदर न्यूक्लियस है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है जो इस ब्रेन काम करती है। न्यूक्लियस के बगैर सेल जो है वो डेड होता है। इस कैरेक्टरिस्टिक स्फेरिकल बॉडी इन प्लांट सेल, दिस मेड अ न्यू कॉन्सेप्ट अबाउट द सेल। तो इसने सेल के स्टडी में और भी इजाफा किया, क्योंकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है, तो इनकी वजह से सेल की स्टडी और भी ज़्यादा हो गई, ठीक है। ऑलरेडी गिवन बाय रॉबर्ट हॉक दैट द सेल आर एम्प्टी चैम्बर,
सेल जो है ये एक एम्प्टी चैम्बर है, ठीक है। एम्प्टी चैम्बर का मतलब एक खाली जगह है, एक खाली खाना है जिसमें ऑर्गेनली सारे सस्पेंडेड है, ठीक है। ऑर्गेनली सारे फ्लोटिंग करती हुई नजर आएंगे आप लोग को, मीन के सेल अंदर से बिल्कुल खाली है, ठीक है। ये अभी नेक्स्ट आप लोग को जब स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो आप लोग को और भी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट 1838 की तरफ जाते हैं। एक जर्मन बॉटनिस्ट था मैथाइस श्लाइडन। In 1838, a German botanist Matthias Schleiden, botanist mean जिसने बॉटनी में मेसी की होती है, जो प्लांट्स की स्टडी करता है, जिसकी स्पेशलाइजेशन प्लांट की स्टडी करना है। जोलॉजिस्ट मीन जिनकी स्पेशलाइजेशन एनिमल की स्टडी होती है। क्लेम दैट ऑल प्लांट्स वर मेड अप ऑफ सेल। मैथाइस श्लाइडन ने भी कहा कि जितनी भी प्लांट्स है, क्योंकि वो बॉटनिस्ट था, प्लांट की स्टडी कर रहा था, कि जितनी भी प्लांट्स है वो सेल से बने हैं। इसको सपोर्ट किया जर्मन जोलॉजिस्ट ने। जोलॉजिस्ट में जो एनिमल की स्टडी करता है, टीडर श्वान 1839 में कि एनिमल्स भी सेल से बने हैं। तो श्लाइडन और श्वान जो है उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में कहा कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से बने हैं। 1838 में 2 जर्मन साइंटिस्ट थे, मैथाइस श्लाइडन और श्वान। मैथाइस श्लाइडन जो था वो एक बॉटनिस्ट था, प्लांट की स्टडी की, और उसने कहा कि सारे प्लांट सेल से बने हैं। और श्वान एक जोलॉजिस्ट था, एनिमल की स्टडी कर रहा था, उसने कहा कि जितनी भी एनिमल्स है वो भी सेल से बने हैं, मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने हैं। नेक्स्ट 1839 में फिजिक्स साइंटिस्ट वेन एवेंजेलिस्टिका परकनीजी। अब इसका काम देखते हैं कि इसने क्या काम किया है, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। In 1839, physics scientist Jane Evangelista Perkniji gave the name protoplasm to the fluid substance of the cell. उसने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया कि जिस तरह रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, इसी तरह फिजिक जेन एवेंजेलिस्टा ने प्रोटोप्लाज्म के ये सेल का फ्लूइड पार्ट है। फ्लूइड का मतलब कि वाटरी पार्ट है। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है, सेल एम्प्टी चैम्बर है, इसके अलावा सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म भी मौजूद है, ये इनका फ्लूइड पार्ट है। तो सेल के मुतालिक स्टडी जो है वो और भी एक्सटेंड हो गई, ठीक है। जर्मन साइंटिस्ट, फिर ये वाला साइंटिस्ट आया रुडोल्फ वर्काउ, change the ideas of many scientists by giving a statement. उसने एक स्टेटमेंट दिया कि every cell come from a cell, in Virchow's words omnicellular, कि हर एक सेल जो है वो बनता है पहले से मौजूदा सेल से। अब किस तरह बनता है, जिस तरह पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, न्यूबॉर्न बेबीज बनते हैं, तो एक सेल से दूसरा बनता है ना, ठीक है। जिस तरह चिकन्स होते हैं वो एग देते हैं, तो एक सेल है, फिर इनसे एक पूरा चिकन बनता है। इसी तरह जब आप लोग कोई भी ऑर्गेनिज्म को कंसिडर कर ले तो ये आगे अपना जनरेशन बढ़ाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेल बनता है, फिर सेल कंबाइन होगी टिश्यू, ऑर्गन और फिर एक पूरा ऑर्गेनिज्म। मीन्स कि इंसान की जो बेसिक यूनिट है, बनने की बेसिक यूनिट है वो सेल है, और सेल आगे जाके पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो वर्काउज वर्ड्स में इनको ओमनी सेलुलर कहा जाता है। ओमनी सेलुलर का मतलब कि ऑल द न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। फिर लुइस पास्चर ने 1962 में इस पर एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट में उसको यूज़ किया बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया से नए ऑर्गेनिज्म कैसे बने ये भी आप लोग को मैं दिखा रही हूँ। लुइस पास्चर ने 2 फ्लास्क लिए, 2 कंटेनर लिए, ठीक है। एक कंटेनर में भी उसने वाटर डाल दिए और दूसरे में भी डाल दिए।
एक कंटेनर में जो है कोई ग्रोथ नहीं हुई, ठीक है, दूसरे कंटेनर में ग्रोथ हो गई। यहाँ पर आप लोग की समझने की बात यह है, ठीक है, यहाँ पर उसने कुछ भी बैक्टीरिया नहीं डाला था, यहाँ पर ऑलरेडी से उसने बैक्टीरिया का एक सेल डाल दिया। यहाँ पर कोई सेल मौजूद नहीं है, तो अगर ऑलरेडी से एक सेल मौजूद नहीं है तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी। यहाँ पर उसने एक बैक्टीरिया को डाला था, तो देखिए कितने ज़्यादा बन गए, एक सेल ने ग्रोथ करके बहुत ज़्यादा बना दिए। तो ये ओमनी सेलुला है, मीन के एक सेल से बहुत ज़्यादा सेल एराइज होते हैं, एक सेल से बहुत ज़्यादा सेल्स बनते हैं। विरका को आप लोग समझे कि ये एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट था। पैथोलॉजी का मतलब जो प्लांट और एनिमल डिजीज को स्टडी करते हैं। बोटनिस्ट प्लांट को स्टडी करता है, जोलॉजिस्ट एनिमल को स्टडी करता है। पैथोलॉजी जो है ये प्लांट और एनिमल्स में जो डिजीज होते हैं उनको स्टडी करता है। Who recognize that all cell come from cell by binary fission and who emphasize cellular abnormalities in disease? Rudolf Karl Virchow, Rudolf Virchow। विरकाव जो है ये जर्मन पैथोलॉजिस्ट था और उसने ओमनी सेलुला का फिनोमेना दिया, यानी सारे सेल जो है वो फ्री एग्जिस्टिंग सेल से डिराइव हुए हैं, मीन्स के फ्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। ओके, तो लास्ट में फिर ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि आफ्टर द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ अंडर द माइक्रोस्कोप इट्स रिसर्च फॉर्मुलेट प्रिपरेशन हो गई। सेल थ्योरी की जब माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी हो गई, अगर श्वान और श्लाइडन की थ्योरी को समराइज करें तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास 3 आ जाती है, 3 पोस्टुलेट्स बनते हैं। फर्स्ट ऑफ all animals and plant are made up of cell and cell product. Some organisms are unicellular and some are multicellular. सारे प्लांट्स और एनिमल सेल से बने होते हैं। कुछ हमारे पास ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है और कुछ मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब जो सिंगल सेल से बने हैं और मल्टीसेलुलर का मतलब जो मोर देन 1 सेल से बने हैं। फिर इसके बाद सेकेंड वन जो है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और थर्ड वन जो है कि जितनी भी न्यू ऑर्गेनिज्म है वो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं सेल डिवीजन के जरिए। मीन कि नए ऑर्गेनिज्म पहले जो मौजूदा ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे बने हैं। जिस तरह मैंने आप लोग को बता दिया ना कि सेल पहले से मौजूद होगा तो वो आगे जाके दूसरे ऑर्गेनिज्म बनाएगा सेल डिवीजन की मदद से। इसी तरह अगर मौजूद नहीं होगा तो दूसरे सेल्स नहीं बनेंगे, एक सेल ही आगे जाके एक पूरा ऑर्गेनिज्म एक नई तहलीक करता है, नया क्रिएचर बनाता है। ठीक है, तो ये 3 पोस्टुलेट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सारे प्लांट्स और एनिमल सेल से बने हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल, कुछ ऐसे जो मल्टी सेलुलर है। ये आप लोग को फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और जितने भी न्यू सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिराइव हुई है। जिस तरह ग्रोथ होती है, न्यू बॉर्न बेबीज बनते हैं, तो ये पहले से मौजूदा सेल ऑर्गेनिज्म से ही न्यू बनते हैं, ना ऐसे तो नहीं बनते। तो इंशाल्लाह ये आप लोग का आज का काम था, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो बाकायदा सेल की स्टडी स्टार्ट कर लेंगे। आप लोग एक दफ़ा दोबारा सुने, ठीक है जी। तो इनकी समरी अब हम ऐसे पढ़ेंगे। सेल थ्योरी प्रिपरेशन कैसे हुई। सेल जो है ये हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट है, इसलिए इनको स्टडी करना ज़रूरी है। माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के साथ सेल की स्टडी भी स्टार्ट हो गई। ठीक है कि सेल क्या है, ये कौन कौन सी चीज़ों से बना है, सेल कहाँ पे मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के अंदर सेल्स देखे जिनको कॉर्क सेल्स कहते हैं, और उसने कॉर्क सेल को 30 टाइम्स मैग्नीफाई किया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो दूसरे साइंटिस्ट एंटन लेवन हॉक ने, और उसने इनको 300 टाइम्स मैग्नीफाई किया।
ठीक है, और उसने वाटर में छोटे छोटे क्रिएचर्स देखे जिसको एनिमलक्यूल्स कहा जाता है, यानी छोटे ऑर्गेनिज्म। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सेल की जो एक्सप्लेनेशन है, जो स्टडी है, वो बढ़ती गई, प्रोटोप्लाज्म आया और ये भी स्टडी हुई कि सेल अंदर से बिल्कुल एम्प्टी चैम्बर है। फिर श्लाइडन और शॉन ने ये कहा कि प्लांट्स और एनिमल सेल से बने हैं, ठीक है, और सेल जो है दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन के सेल पूरी बॉडी भी बनाती है और सेल डिफरेंट फंक्शंस भी करती है, ठीक है, क्योंकि अगर टिश्यू फंक्शन करता है या आर्गन फंक्शन करती है तो इनका बेसिक सेल बनाता है, और जितनी भी न्यू सेल है वो जो पहले से मौजूदा सेल है उनसे एराइज हुए हैं। ओके।